वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या मधु को मिल सका पति और ससुराल में प्रेम। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मधु एक सीधे साधे गरीब घर की लड़की थी। मधु पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। वो बचपन से ही अपने माता पिता को पूजा पाठ करते देखती। मधु के पिताजी गांव के छोटे से मंदिर के पुजारी थे। माँ और पिताजी सुबह जल्दी उठ मंदिर की पूजा पाठ करते, सफाई करते। मधु जब समझदार हुई तब से वो भी अपने माता पिता की देखा देखी पूजा पाठ, साफ सफाई करने लगी। मधु बहुत ही अच्छा भजन भी गाती। मधु शिव जी की भक्त थी। सोमवार का उपवास भी करती, पूरे मन से उनकी सेवा करती। मधु 12वीं में आ गई थी। मधु के पिताजी उसकी शादी करना चाहते थे। उनकी बिरादरी में कम उम्र में ही बेटी की शादी कर दी जाती थी। वे उसके लिए लड़का देखने लगे। उसके पिता एक तो गरीब और ऊपर से मंदिर के पुजारी। ज्यादा दहेज देने की उनकी हैसियत नहीं थी। इसलिए बहुत से लड़के वाले आकर मधु को देखते, पसंद भी करते, पर हाँ नहीं करते। देखते देखते 2 साल बीत गए। मधु के पिता बेहद ही परेशान रहने लगे और माँ को भी अब चिंता सताने लगी थी। मधु अपने माता पिता को परेशान नहीं देख सकती थी। उसने अपने सुख दुख के साथ ही भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की और विनती की कि उसके माता पिता की समस्या दूर हो जाए और उसे एक सुयोग्य वर मिल जाए। बहुत जल्द मधु की प्रार्थना शिव जी ने सुन भी ली। नरेश नाम के लड़के का रिश्ता मधु की बुआ उसके लिए लाई थी। नरेश के घर में रहते हैं उसके पिता मुकुंद, माता सावित्री जी, बड़ी बहू कमला, बड़ा बेटा पुरुषोत्तम और कमला पुरुषोत्तम की 1 साल की बेटी सोनू। नरेश एक मिडिल क्लास परिवार से था। बड़ा भाई पुरुषोत्तम किसी नामी कॉलेज में प्रोफेसर था। नरेश ने ग्रेजुएशन किया हुआ था और उसके बाद उसने 1 साल तक बहुत नौकरी की तलाश की, पर किसी बड़ी कंपनी में बात न बनी। बेरोजगार बैठने से अच्छा था कि किसी छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली जाए। नरेश की तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपये महीना थी। नरेश के लिए उसके माता पिता ने एक से बढ़कर एक रिश्ते देखे, पर उसकी तनख्वाह सुन अधिकतर लोगों ने ना में ही जवाब दिए। सावित्री को अपने बेटे की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि नरेश दिखने में औसत ही था। एक माँ का ख्वाब था कि बड़ी बहू कमला की तरह संपन्न घराने की लड़की आए जो बहुत सारा दान दहेज लेकर आए। नरेश और उसका परिवार मधु को देखने गए। नरेश और उसके पिता को मधु पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, पर सावित्री को फूटी आंख नहीं सुहाई। मधु के माता पिता और मधु को भी नरेश पसंद था। सावित्री ने मुकुंद से कहा, लड़की तो ठीक ठाक ही है, पर गरीब है। क्या दहेज देगा उसका बाप अपनी बेटी को? रहने दो जी, मुझे ये रिश्ता नहीं करना। मुकुंद ने कहा, क्या दहेज का रोना लेकर बैठी हो? नरेश को देखा है, उसकी नौकरी कौन सी बहुत अच्छी है और लड़की तो मुझे अच्छी ही लगी। सावित्री ने कहा, मैं चाहती थी कि नरेश की शादी अच्छे घर में हो, लड़की बड़ी बहू की तरह दहेज लाए। मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। मुकुंद ने कहा, देखो, पहले ही हम बहुत सी लड़कियां देख चुके हैं। ना तो नरेश दिखने में इतना खास है और ना ही उसके पास ढंग की नौकरी है। ये सब देख बहुत से लड़की वालों ने जवाब तक ना दिए। जिन्होंने हाँ में जवाब दिए वो लड़कियां नरेश को पसंद नहीं आई। और ऐसे ही रंग ढंग रहे ना तुम्हारे तो नरेश आजीवन कुंवारा ही रहेगा। और नरेश को भी मधु पसंद है, इसलिए मैं तो अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। वो लड़की इस घर में छोटी बहू बनकर आएगी, बस। सावित्री आगे कुछ न कह सकी। नरेश और मुकुंद दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार थे। सावित्री ने बहुत समझाने की कोशिश भी की, पर दोनों ना माने। मधु से नरेश की सगाई हो गई। कमला भी बेहद ही खुश थी।
क्योंकि गरीब देवरानी आएगी तो वह सदा उसे दबा कर रख पाएगी और ससुराल में उसका रुतबा भी बना रहेगा। मधु और नरेश की शादी की तारीख तय हो गई थी। मधु बेहद ही खुश थी कि भगवान शिव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मधु शादी कर नरेश के घर आ गई। अपनी हैसियत के मुताबिक मधु को पिता ने दहेज भी दिया। दहेज को देख सावित्री का मुंह बन गया। मधु के हाथों की मेहंदी भी अभी अच्छे से निकली नहीं थी कि कमला ने उसे घर के काम बताना शुरू कर दिए थे। सावित्री तो पहले से ही मधु से बेहद चिड़ी हुई थी। वो सीधे मुंह मधु से बात तक ना करती। कमला और सावित्री बात बात पर मधु को उसके गरीब होने का एहसास दिलाते, उसे ताने मारते। कमला अब घर की महारानी बन गई थी और मधु की औकात घर में एक नौकरानी जैसे ही रह गई थी। सारा दिन मधु घर के काम करती, पर फिर भी कमला और सावित्री से उसे प्यार के दो बोल भी सुनने को नहीं मिलते। ऊपर से उसके किए गए कार्यों में भी कई तरह की गलतियां निकाली जाती। वो अलग। ससुराल आने के बाद भी शिव भक्त मधु का अपने प्रभु से प्रेम कम न हुआ। मधु रोज घर के पास वाले छोटे से शिव मंदिर जाती, वहां की साफ सफाई करती, पूजा करती, पर यह सब भी सावित्री और कमला से बर्दाश्त ना होता। सावित्री कहती, ये सब पूजा पाठ भूल जा। इतनी देर तक पूजा पाठ करेगी तो घर के काम कौन तेरी माँ करेगी। कमला भी कहती, बड़ी आई शिव भक्त, ये सब काम जी से चुराने के बहाने हैं। मधु का हर सोमवार उपवास होता, तो भी बेचारी बिना कुछ खाए सबका खाना बनाती, घर के काम करती। मधु उपवास वाले दिन सिर्फ दूध, फल, मिठाई खाती, नमक या खाना नहीं खाती थी। जब मधु फल, दूध या अपने लिए हलवा बनाती तो सावित्री उससे कहती, ये सब चटोरी जीबान के चटकारे हैं। उपवास के बहाने हलवा फल खाने को चाहिए तुझे। तेरे बाप ने भी खाए हैं ये सब कभी? फल, मेवे। कमला भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाती और चार बातें मधु को और सुना देती। बेचारी मधु सुबह जल्दी उठ मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, जिससे घर के काम समय पर हो और सास और जेठानी नाराज ना हो। सोमवार को भी आधा पेट पानी पीकर ही भर लेती। बेचारी मधु का दिल छलनी हो जाया करता था, पर नरेश का प्यार पाकर उसके मन को सुकून मिलता। ससुर मुकुंद भी मधु को बेटी की तरह प्यार देते। नरेश मधु के कष्टों से अनजान न था। उसने कई बार अपनी माँ से इस बारे में बात भी की, पर हर बार सावित्री ने यही कहा कि बेटा तू इन सब मामलों में मत पड़, ये घर गृहस्थी के मामले हम महिलाओं पर ही छोड़ दे तो अच्छा होगा। मुकुंद ने भी कई बार सावित्री और कमला को समझाने की कोशिश की, पर दोनों औंधे घड़े के समान थी। उन पर कोई असर ही नहीं होता। मधु दिन रात भोले बाबा से यही प्रार्थना करती कि उसके सभी कष्ट दूर हो जाएं। 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन नरेश ऑफिस से घर आया। वो बेहद ही खुश था। उसने बताया कि उसकी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है और बहुत ही अच्छी तनख्वाह भी है। यह सुन सब बहुत खुश हुए, पर कमला को खुशी नहीं हुई। मुकुंद ने सावित्री से कहा, देखा बहू के कदम कितने शुभ हैं। यह सुन मधु ने कहा, बाबूजी ये सब तो भोले बाबा का आशीर्वाद है। मुकुंद को यह सुन बेहद ही अच्छा लगा और उसने सावित्री से कहा, सच में हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो मधु जैसी बहू हमें मिली। ये सुन सावित्री ने कहा, खुशकिस्मत नहीं बदकिस्मत है जो ये भिखारन और जोगन हमारे बेटे को मिली। अरे थोड़े दिन रुक गए होते ना तो नरेश को कोई नई नौकरी मिल जाती और फिर बड़े घर में उसका रिश्ता भी हो जाता, पर तुम्हें तो सुनना ही नहीं था। मुकुंद ने कहा, तुम अब भी दहेज को लेकर नाराज हो? अरे मधु के गुण भी देखो, दिन रात घर के कामों में लगी रहती है, मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालती बेचारी। और क्यों तुम उसके पूजा पाठ के पीछे पड़ी रहती हो? अरे इतनी भी नास्तिक मत बनो सावित्री, एक दिन तुम्हें भी भगवान के पास ही जाना है। ऊपर वाला सब देखता है, डरो उससे और कर्मों का हिसाब भी रखता है। सावित्री ने कहा,
उसके गुणों का क्या अचार डालूं? अरे आज के जमाने में पैसा महत्व रखता है, गुण नहीं। और हाँ, तुम मेरी मौत का ही रास्ता देख रहे हो ना? मुकुंद ने कहा, तुमसे तो बहस करना बेकार है, और अखबार ले बैठ गया। एक दिन मधु की मौसी के घर 16 सोमवार का उद्यापन था। मौसी ने मधु के पूरे परिवार को आमंत्रित किया था। सावित्री को भी फोन कर अलग से आने को कहा था। सावित्री का मन तो न था, पर लजीज पकवानों के विचार ने उसे जाने को मजबूर कर दिया था। सावित्री जब मधु की मौसी के यहाँ गई तो उनके घर शानो शौकत को देख हैरान थी। बातों बातों में मधु की मौसी ने सावित्री को कहा, बहन जी, कोई अच्छा लड़का हो आपकी नजर में तो हमारी बेटी पूजा के लिए जरूर बताइएगा। बेचारी शादी के साल भर बाद ही विधवा हो गई। सावित्री ने कहा, यदि कोई अच्छा लड़का दिखा तो जरूर बताऊंगी बहन जी। पूजा मधु की मौसी की इकलौती लड़की थी और पूजा के पिताजी यानी मधु के मौसा जी जमींदार थे। अच्छे खासे खेत खलियान जमीनें सब कुछ था उनके पास। सावित्री ने मन ही मन सोचा, एक मधु की माँ है जो भिखारन है और एक उसकी मौसी जो कितने ठाट बाट से जी रही है। कर्म ही फूट गए मेरे तो। समय बीता, शादी को 2 साल हो गए थे। नरेश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था। सावित्री मन ही मन कुड़े जा रही थी और बेचारी मधु सावित्री और कमला के अत्याचार सहती जा रही थी। शादी को 2 साल होने आ गए थे, पर मधु अब तक मां नहीं बनी थी। नरेश और मधु ने बहुत कोशिश की कि उनके आंगन में किलकारी गूंजे, पर मधु मां न बन सकी। नरेश ने सोचा, क्यों न मधु को डॉक्टर को दिखा दिया जाए। जब ये बात सावित्री को पता चली तो कोहराम मच गया। गुस्से से बोली, अब इस काम में भी पैसे लगाना पड़ेगा। अरे बाप ने कुछ दिया नहीं और हम ही लूटे जा रही है। कोई जरूरत नहीं है इस बांझ को अस्पताल ले जाने की। नरेश ने कहा, माँ कैसी बात कर रही हो? मधु कोई बांझ नहीं है, हम तो बस चेकअप करवाने जा रहे हैं कि समस्या क्या है। सावित्री ने कहा, इस कल की आई हुई लड़की के लिए तो अपनी माँ से बहस कर रहा है। जोरू का गुलाम बन गया है तू। इलाज ही करवाना है ना तो इसके बाप से कह रुपए देगा। यहाँ कोई पैसों के पेड़ नहीं लगे हैं। मुकुंद ने कहा, सावित्री वो तुम्हारी बहू है, उससे तमीज से बातें करो। नरेश तो बहू को जाकर डॉक्टर को दिखा ला। तभी सावित्री ने चिल्लाकर कहा, मुकुंद से, आपने ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की। मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। और नरेश तू भी सुन ले, अगर एक कदम भी घर से बाहर निकाला ना इस बांझ के लिए तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। यह सब सुन मधु की जेठानी कमला मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो देवरानी जी तो बांझ है, अब सास ससुर की जमीन जायदाद मेरे पति को ही मिलेगी। नरेश के सहने की सीमा अब समाप्त हो जाती है। वो भी सावित्री से गुस्से में कहता है, माँ यदि तुम्हारा यही फैसला है ना तो सुन लो, अब मैं और मधु हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। हम ये घर छोड़ चले जाएंगे। सावित्री गुस्से से कहती है, जा अभी जा, अपना सामान बांध और निकल जा इस घर से। न जाने इस जोगन ने क्या जादू कर दिया है दोनों बाप बेटे पर। कमला का पति पुरुषोत्तम यानी नरेश का भाई और मधु का जेठ इस मामले में अपनी मां को समझाना चाहता था, पर कमला ने उसे आंखें दिखाकर चुप रहने को कह दिया। पुरुषोत्तम अपनी बीबी का गुलाम था, उसी के इशारों पर नाचता, इसलिए चुप ही रहा। नरेश ने मधु का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मधु, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मधु ने नरेश से कहा, नहीं नरेश, हम ये घर छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से परिवार टूटे। और माँ जी की बात मान लीजिए, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मुकुंद ने कहा, देख लिया सावित्री, मधु खरा सोना है, उसकी कदर करो। ये सुन सावित्री ने मुंह फेर लिया। नरेश ने मधु को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। मधु उदास और परेशान सी रहने लगी थी। मधु को परेशान देख नरेश ने कहा,
ऐसा करो, तुम कुछ दिन अपने मायके हो आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, मन भी बहल जाएगा। मधु को नरेश की बात उचित लगी और वो अपने मायके आ गई। मधु के दुख दूर ही नहीं हो रहे थे। अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो बहुत रोती, भोले बाबा से प्रार्थना करती। मधु को मायके आए 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। नरेश उससे रोज फोन पर बातें करता, पर जब भी मधु पूछती कि मुझे लेने कब आओगी, तो नरेश बहाने बनाकर टाल देता। मधु को लगने लगा था कि नरेश भी अब उससे पल्ला झाड़ना चाहता है, और ये सोच मधु बहुत रोती। क्या नरेश मधु को लेने आया? क्या मधु ने ससुराल से मायके आकर बहुत बड़ी भूल की? क्या सावित्री और कमला को उनके अत्याचारों की सजा मिली? क्या मधु मां बन सकी? क्या भोले बाबा ने अपना कोई चमत्कार दिखाया? क्या सावित्री और कमला ने मिलकर कोई नया षड्यंत्र रचा? ये सब जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। और कहानी पसंद आई हो तो ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।